उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है क्लाइमेक्स। ठीक है, तो क्लाइमेक्स को हम शुरू करने वाले हैं। कोई किसी के पास कुछ आइडिया है क्लाइमेक्स के बारे में? एनीवन? क्लाइमेक्स में एक लेटर जिसका मतलब होता है कि किसी आइडिया की सीरीज को अरेंजमेंट करके रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्लाइमेक्स कहते हैं। बहुत सही। देखिए, क्लाइमेक्स जो है ग्रीक वर्ड है, क्लाइमेक्स के से है ये, और इसका मतलब होता है लैडर। ठीक है, तो एक लैडर की तरह आइडिया जो है पहले थोड़ी सी कम अच्छी होगी, सबलाइम होगी, फिर उससे और बड़ी, फिर और ऊंची और ऊंची, ऐसे होती जाएगी। तो आइडियाज जो है हाइटेन होते जाएंगे अपने इफेक्ट के हिसाब से। ठीक है, बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने जूलियस सीजर हाल ही में कंप्लीट किया है, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले एक काम करिए, डेफिनेशन ही लिख लीजिए ताकि जल्दी जल्दी हम काम कर सकें। लिखिए, द वर्ड क्लाइमेक्स इज, द वर्ड क्लाइमेक्स इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये वाला लिख लीजिएगा, ग्रीक वर्ड KLI वाला ना, क्लाइमेक्स। द वर्ड क्लाइमेक्स इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स, कॉमा लगाइए, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं मीनिंग लैडर, मीनिंग लैडर। द वर्ड क्लाइमेक्स इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स, मीनिंग लैडर। In this figure of speech, in this figure of speech, a series of words or ideas, a series of words or ideas, are presented in such a way, presented in such a way that the sense rises, that the sense rises by successive steps, sense rises by successive steps to what is more and more important, to what is more and more important and impressive। नोट कर लिया सभी ने? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द वर्ड क्लाइमेक्स इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स, लैडर। In this figure of speech, a series of words or ideas are presented in such a way that the sense rises from successive steps to what is more and more important and impressive। नोट कर लिया? इन सच ए वे की बात फिर से रिपीट कर दिए, थोड़ा सा स्लो गया है। मैं तो सोचा कि मेरी आवाज ऑफ है क्या, माइक ऑफ है क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा चलिए। इन सच ए वे दैट, हाँ, इन सच अ वे दैट द सेंस राइजेज, RISES, the sense rises by successive steps, by successive steps to what is more and more important and impressive। नोट हो गया? यस सर। चलिए, तो अब इसमें जो है, जैसा कि आपको डेफिनेशन अभी आपने पढ़ा और एकदम क्लियर भी है, लैडर, लैडर का मतलब कि एक सक्सेसिव, एक एक स्टेप आप चल रहे हो, है ना। पहले थोड़ा नीचे हैं, फिर और स्टेप ऊपर की ओर बढ़ाया, फिर और ऊपर, और ये कैसे इम्प्रेशन के हिसाब से, पहले इम्प्रेशन कम होगा, जो आइडिया होगी छोटी होगी, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा इम्प्रेशन, आइडिया और बड़ा, इस तरह से इम्प्रेशन बढ़ता जाएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं। दो इफेक्ट है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने बोला, एक बहुत ही सिंपल कहावत है जूलियस सीजर के लिए, आई कम, आई सा, ठीक है, आई कांट वर्ड।
बताइए। Are इस you are इस you getting my voice, sir? यस यस, बोलिए। सर ठीक है, बस वही देख रहे थे। अच्छा हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। देखिए, तो आई कम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड, बहुत सिंपल। एक सिंपल सी बात है, मैं आया या मैं आ रहा हूँ, मैंने कोई चीज को देखा। यानी अगर एक आक्रमणकारी है, जूलियस सीजर जैसा या कोई और भी, तो वो आया पहले बहुत सिंपल वे में, कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है आया भैया, तुमने देखा, आया तो कुछ निरीक्षण किया कि क्या किया जा सकता है और फिर उसने कानवर कर लिया। तो इफेक्ट देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है, आना, देखना, फिर कानवर करना। इससे भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसमें आप लोग बताइए, और दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शायद वहां से और बढ़िया क्लियर हो। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज करिए मैंने कहा किसी की व्यक्ति की नाम ले रहा हूँ कि मिस्टर, ठीक है, मिस्टर अविनाश मान लो, मैंने कहा मिस्टर अविनाश, ठीक है। अब अगर मैंने कहा मिस्टर अविनाश इज गुड, अच्छे हैं, ठीक है। अब तीन लोगों में मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन कर दिया, मिस्टर अविनाश, फिर उसके बाद बट मिस्टर रवि इज बेटर, ठीक है। अब हमने मिस्टर अविनाश को क्या कहा, गुड कहा, मिस्टर रवि को बेहतर कहा, बेटर कहा, एंड मिस्टर कोई और ले लीजिए, मिस्टर प्रजापति जी को ही ले लेते हैं, मिस्टर प्रजापति इज श्योरली द बेस्ट, श्योरली द बेस्ट। तो एक कंपेरेटिव वे वो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, तीन लोगों में हमने कंपेयर किया, मिस्टर अविनाश, मिस्टर रवि और मिस्टर प्रजापति। अब तीनों लोगों को पहले मैंने क्या बोला, गुड। तो जो इफेक्ट है, वो कैसे जा रहा है, पहले थोड़ा सा लो है, फिर उसके बाद से इफेक्ट आपने देखा, जब मिस्टर रवि की बात कर रहे हैं तो अब गुड से बेटर हो गया, तो इफेक्ट पहले से ज़्यादा हो गया। ये वाला आप लोग शायद रीजनिंग और मैथ में ये सिंबल देखे होंगे, ये सिंबल का मतलब सबको मालूम है ना, कहने का मतलब सिर्फ बढ़ते काम है ना? बढ़ते हुए करना। ये सिंबल जब हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर पढ़ते हैं तो वहां पे यूज करते हैं और रीजनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जिसकी ओर इसका मुंह होगा इसका मतलब वो बड़ा है, और जिसकी ओर ये पतला वाला पोर्शन होगा वो छोटा है, ठीक है। तो ये सिंबल ध्यान रखना है। तो ये वाई और फिर उसके बाद है जेड। तो आपने देखा कि ये आर्डर जो है इसी को बोलते हैं असेंडिंग आर्डर, यानी किस तरह से बढ़ रहा है जो इफेक्ट है। तो ये देखिए गुड, बेटर, बेस्ट। तो इतनी बात सभी को क्लियर है। तो अब कुछ लिटरेचर के एग्जाम्पल लें। फिर हमने प्रजापति जी जो है, अब बताइए भाई, एकदम मनोज जी क्लियर है, एकदम आगे बढ़े। यस सर, यस सर। हम्म, मतलब ए से जेड की तरफ। हाँ बिल्कुल। असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर आपने सुना होगा। अगर इसी बात को पलट देना, कुछ और नहीं है, एक एंटी क्लाइमेक्स होता है। तो अगर आप क्लाइमेक्स समझिए तो हाँ वो बोलिए। जेड से एक तरफ जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स में इतना ही अंतर है। तो अभी क्लाइमेक्स के हम एग्जाम्पल देख लें थोड़े अच्छे अच्छे, और मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग मुझे बताते हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ही ज़्यादा कोट की जाती है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल। बहुत सही, जिन लोगों ने भी टेनिसन बोला बहुत अच्छा बताया। ये टेनिसन की लाइन है और ये यूलिसेस से लिया गया है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट आप सभी लोग कोई बता सकता है ना, मीनिंग कोई, एनीवन, कैसे ये सक्सेसिव वे में है, कैसे इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, बताइए। ये भी जानना जरूरी है। स्ट्राइव मतलब किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना, ठीक है। फिर सीक मतलब उसके लिए और प्रयास करना और ज्यादा, ठीक है। और फाइंड मतलब फाइनली प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो इफेक्ट देखिए, पहले आप संघर्षरत थे, फिर और प्रयास किए और फिर फाइनली आपने पा लिया। तो ये है। इसी प्रकार से एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं लिटरेचर का, और मैं देखता हूं कि आप में से जो है कौन बताता है। सबसे पहले तो इजी वाला लेते हैं। देयर इज टीयर्स
फॉर हिज लव। सर जूलियस सीजर का है, ब्रूटस ने बोला है। जॉय बहुत सही, जॉय फॉर हिज फॉर्चून। अब आप लोग तुरंत तुरंत पहचानने लगे हैं, ठीक है। एंड ऑनर फॉर हिज वैलर एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। क्लियर है। ये देखिए कितना ज़्यादा सक्सेसफुल आइडियाज में। टीयर्स है लव के लिए, जॉय है फॉर्चून के लिए, उसके ऑनर है, ठीक है, वेलर के लिए, और डेथ है फाइनली एम्बिशन के लिए, ठीक है। तो आइडियाज किस तरह हाइटेन होते जा रहे हैं लगातार एक के बाद एक, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है क्लाइमेक्स का। एक और क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है जूलियस सीजर से ही। ये सबको याद रखना है, ये ब्रूटस ने बोला है जूलियस सीजर के लिए। सबने नोट कर लिया। देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज फॉर्चून, ऑनर फॉर हिज वेलर, ठीक है, एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जूलियस सीजर की ही है, ठीक है। एज सीजर लव्ड मी, ये तो याद ही करना है। मैं जितनी देर में बोल रहा हूं आप लोग इसे याद करने की कोशिश करिए। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, जब सीजर ने मुझे प्यार किया तो मैं उसके लिए रोया या मैं उसके लिए रोता था, ठीक है। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, एज ही वॉज फॉर्चुनेट, तो फिर क्या हुआ, आई रिजवाइस एट इट। ये लगभग वही बात है दूसरे शब्दों में। आई रिजवाइस फॉर एट इट, सॉरी एट इट, एज ही वॉज वैलियंट, तो क्या किया मैंने, आई ऑनर हिम। वही चीज़ है, उसी को मुझे लग रहा, ये एक्चुअली दो लाइनें हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कहाँ से ली गई हैं। बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम। आपको दोनों ही याद करना है, वही चीजें कहा जा रही है ना। स्लीव क्या है ना, ये स्लेन का सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखना, किसी की हत्या कर दिया जाना, ठीक है। तो ये दोनों ही जो मतलब कोटेशन बताए, जो इसके पहले वाला कोटेशन था ना, वो इसी के बाद आया था। जब आप देखोगे, इसको सर्च करोगे या बुक में पढ़ोगे, तो पहले ये वाली आई है, फिर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करवाई थी वो बाद में आई थी, ठीक है, जो कि इसी को समराइज वे में बोला गया था। आवाज आ रही है किधर से? तो अब ये क्लियर है सभी को। ये भी क्या है, आपका सेम एग्जाम्पल है। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजवाइस एट इट, एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लीव हिम, ठीक है। ये भी आपके क्लाइमेक्स का ही एग्जाम्पल है। तो क्लाइमेक्स आप देखिए कितना जबरदस्त लगता है बोलने में, स्पीक करने में, ठीक है। स्पीच के लिए तो बहुत अच्छा ये लाइन है, क्लाइमेक्स है। ठीक है, तो नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़े। यस सर। बताना है कि ये कहां से मैं ले रहा हूं। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड temples lie upon
लाई अपन ऑन टू द फील्ड्स, लिखते रहिए बाकी लोग, एंड टू स्काई, टू द स्काई। बताइए ये कहां से लाइन हो सकती है, किस राइटर की है, गेस करिए, गेस। टीजीटी पीजीटी वाले ही राइटर हैं, कोई और राइटर नहीं है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। गेस तो आपने ठीक किया है। नहीं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं। गेस आपने अच्छा किया है। पोयम भी, अब जब विलियम वर्ड्सवर्थ एक क्लियर हो गया तो पोयम भी गेस कर लीजिए आप लोग। गेस की हैबिट डालिए आप लोग। क्या बोलना, फिर से बोलिए सौरभ जी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कंपोज्ड अपॉन वेस्ट, अभी कम से कम पोयम ही सब नाम याद हो जाए आप लोग को। वेस्टमिंस्टर, याद आ रहा था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा था कौन सी पोयम है। अच्छा, वेस्टमिंस्टर ब्रिज। फिर उसके बाद इसमें एक डेट भी लिखी है, सितंबर 3, 1802। ये पूरी पोयम का नाम नोट कर लीजिए। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सितंबर 3, 1802। सर ये सिर्फ टावर्स और उसके बाद सर ये थर्ड वाला वर्ड क्या है? थिएटर्स, डोम्स, थिएटर्स लिख लिया। डोम्स, DOMES। ठीक। डूम्स जो भी पढ़ लीजिए इसको, है ना। आप देखते हैं ना जो मंदिर होते हैं या बड़े बड़े महल टाइप के बने होते हैं, ऊपर डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, गोल गोल टाइप का, उसकी बात हो रही है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। तो हाइटेन हो रहा है, आइडियाज को किया जा रहा है, लास्ट में टेम्पल पे आ गया है ना। तो ठीक है, आगे नोट कर लीजिए जल्दी से, जैसे नोट हो जाया करें मुझे बता दिया करिए, है ना। क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं ना, अब इसी समय इस चीज़ को तो यही नोट कर लीजिए, बाकी काम हो रटने का काम सिर्फ बचे। इसको इतने बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग ना, कि जैसे जो पोएट है, जो वर्क का नाम है, ये सब अभी से याद हो जाए आपको। और ये जितने याद रहेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि आप दूसरों से कैसे बेहतर हैं, है ना। ये हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। कम से कम ये 3 राइटर्स के तो बहुत अच्छे से, मिल्टन, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ। चूंकि जो टीजीटी हमारा एकदम से लक्ष्य है ना, तो उसमें कहीं से कोई बाधा ही ना पहुंचे। इतने हम सबके पोएम्स अभी देख लेंगे, पढ़ने से पहले ही उनकी 2-4 लाइनें हमें याद हो जाए, ताकि जब आए तो तुरंत बताओ सर आपने तो इसका एग्जाम्पल हमें इस फिगर आप इस बीच में दिया था, इस फिगर आप इस बीच में दिया था। आगे बढ़े जी। यस सर। आप लोग बता दिया करिए, है ना। कितने लोग जुड़ गए, एक सेकेंड, अभी कितने लोग हैं? 16 लोग। आप लोगों में संख्या कम दिखा रही होगी थोड़ी सी। मेरे में तो सर हमेशा 12 ही दिखाता है। फिक्स कर दिया क्या आपने? कहाँ गायब रहते? नहीं, 12 प्लस होगा, क्यों सुनीता जी? 12 प्लस। 16 है सर। चलिए ठीक है, यानी जितने लोग ग्रुप में हैं सब जुड़ जा रहे हैं लोग अभी, शायद 17-18 लोग हैं मैक्सिमम, 1-2 लोग को छोड़ के सब जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी हमारे टीजीटी का ही कोई राइटर है। हम बार बार कोशिश करते हैं कि हर फिगर आप इस बीच में टीजीटी के हर राइटर को कम से कम एक बार ला ही दें, शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, हाँ, ये पूरी कोशिश रहती है मेरी।
ब्लैक इट स्टूड एज नाइट। यहां पे नाइट कैपिटल है। फियर्स एज 10 फ्यूरीज। टेरिबल एज हेल। बता सकते हैं? गेस गेस। सर गेस में तो मैं मैकबेथ। मैकबेथ। चलिए और लोग भी गेस करिए। गेस करने में पीछे ना रहिए। फिगर आप स्पीच है ना, और सबसे बड़ी चीज ना, ये मैं इसलिए भी गेस करवा रहा हूँ कि कल एग्जाम में अगर ऐसे अननोन आ जाएंगे तो आप कैसे करोगे। हालांकि हम तो इस लेवल पे आपको अंदर ले जाएंगे कि कुछ बचे ना, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है ना लिटरेचर। ये जो 3 राइटर हैं ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। बताइए और गेस करिए और लोग भी। इन्होंने मैकबेथ गेस किया है। कोई दूसरा प्ले कोई गेस कर सकता है? एनीवन? या कुछ हेमलेट। और? चलिए हम लोग इस समय उठ रहे हैं कि मुर्गे की जो है वो भी आवाज सुनाई देते दिया कर रहा है। कोई और गेस ही नहीं कर रहा है। लिब्या है। पैराडाइज लॉस्ट। आज लिब्या लग रहा नहीं है अभी। अच्छा, पैराडाइज लॉस्ट जो है जिसने भी बोला उसका एकदम 100% सही है। ठीक है, ये पैराडाइज लॉस्ट का है। और इसमें और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं किस बुक का है, तो ये वास्तव में है बुक सेकेंड। ठीक है, ये भी नोट कर लो। पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकेंड। और वास्तव में ये मिल्टन ने यहाँ डिस्क्राइब किया है। अगर इसको ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें तो ब्लैक एट इट स्टूड एज नाइट, ये नाइट की तरह ब्लैक है। फियर्स एज 10 फ्यूरीज, 10 फ्यूरीज की तरह जो है फियर्स, बहुत ही खतरनाक है। टेरिबल एज हेल, और हेल की तरह टेरिबल है। तो ये कौन है? ये डेथ है। कौन है? डेथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है मिल्टन ने। ठीक है, तो क्लियर है, ये याद रखना है आप सभी को। आगे बढ़ें। यस सर। सबने नोट कर लिया ना जी? यस सर। यस सर। थोड़ा फास्ट भी नोट करना है। आगे अब मैं आप लोग को ना एक और शेक्सपियर के ही प्ले की ओर ले चलता हूं। हाउ नोबल इन रीजन। ठीक है, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी। फिर उसके बाद इन एक्शन। हालांकि इतने से ही काम हो जाएगा, फिर भी आगे बढ़ लेते हैं। इन एक्शन लाइक एन एंजल, लाइक एन एंजल। इन एक्शन लाइक एन एंजल, यहाँ पे तो बीच में थोड़ा सा कुछ सेंटेंस को लाइन को छोड़ा गया है। और इन अप्रीहेंशन, इन अप्रीहेंशन, इन अप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड, हाउ लाइक अ गॉड। सबको दिख रहा है क्लियर? हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, इन एक्शन लाइक एन एंजल, इन अप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड। ठीक है, ये है आपका। तो आप देख रहे हैं कि फाइनली जो है एंजल, एंजल और फिर उसके बाद गॉड। ठीक है, किसने बोला भाई? हैमलेट। एकदम सही है जिसने बोला। हैमलेट एट सेकंड एट 3 सेकंड। अरे वाह। 8 सेकंड, सीन सेकंड। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये नोट कर लें आप लोग।
तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैन की जो क्वालिटी है वो पहले नोबल है, फिर इनफाइनाइट है, फिर एंजेलिक हो जा रही है, फिर उसके बाद गॉड लाइक हो जा रही है ना। तो ये पूरा जो है एक तरह से आप देख रहे हैं कि लैडर की तरह क्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। Yes, sir. चूंकि ये ना बहुत ही पॉपुलर है, क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आपको मैं बता दूं कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, आते भी हैं। तो इसलिए इनके एग्जाम्पल्स हमें कई तरीके समझना है। हो सकता है क्लाइमेक्स के रूप में आपको ना दे, लेकिन आपको कोटेशन के रूप में देने के पूरे चांसेज हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, एग्जाम्पल्स खूब लेने हैं जो पॉपुलर वाले हैं। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की ही कुछ लाइंस को ले रहा हूं। अब आपको सीधे पोयम बताना, इतना बता चुका हूं कि वर्ड्सवर्थ की लाइन है। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, मेरे साथ ही लिखते चलें। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट। एक की स्पेलिंग इस्तेमाल कर लीजिएगा, मेरी तरफ से कैपिटल हो गया। एन एपेटाइट ऑफ फीलिंग एंड अ लव। बहुत ही फेमस लाइन, एंड अ लव। ठीक है, टिंटन अभी, बहुत सही। टिंटन अभी की लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वेयर, ठीक है, वेयर देन टू मी एन एपेटाइट अ फीलिंग एंड अ लव। बहुत अच्छा, टिंटन अभी पोयम बहुत ही जबरदस्त पोयम है। अभी तो हम लोग को सब पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये पोएट जो है अपनी फीलिंग जो है नेचर के लिए, जो उसकी फीलिंग है उसको बताता है। ठीक है, और जो डिफरेंट स्टेजेज हैं नेचर के प्रति, वर्ड्सवर्थ के लाइफ में नेचर के प्रति कई उसके 3 to 4 स्टेजेज हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे जब पोएम्स को पढ़ेंगे, है ना, जब वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक और पोएम वर्ड्सवर्थ की ही ले रहा हूं, आपको बताना है। अ परफेक्ट वुमन। आप लोग प्लीज अपनी माइक को ऑफ रखें, जब बोलना हो तभी ओपन करें। अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड टू वार्म, टू कंफर्ट एंड कमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लान्ड टू वार्म, टू कंफर्ट एंड टू कमांड। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग? टेनिसन को डेडिकेट किया है सर। टेनिसन को डेडिकेट किया है? टेनिसन। अच्छा। बहुत सही। किसने बोला भाई? बता दिया सौरभ जी। ओके सौरभ, बहुत अच्छा। सी वाज पैंथम ऑफ डिलाइट, ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है। ठीक है, और इसको नोट कर लें आप लोग। सी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट। अब ये ध्यान रखना कि ये जो लोग भी बता रहे हैं, अगली बार जब दोबारा पूछेंगे तब भी इसी उत्साह के साथ बताना है, किसी को भूलना नहीं। जो बता रहे हैं वो भी, और प्लस जितने लोग हैं, ठीक है, जिनको भी अब पता चल गया वो भी इसको एकदम याद कर लेना है ना, एकदम। क्योंकि ये जो ऐसी लाइंस नहीं है, ये फिगर ऑफ स्पीच समझने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल शुरू में ही समझा दिया। अब ये लाइंस, वो लाइंस बता रहा हूँ जिसे आप लोग कहते हैं सर इंपॉर्टेंट लाइन नहीं बता इस पोयम का, जब टीचर पढ़ाता है तो ये मैं अभी बता रहा हूँ कि देख लो इंपॉर्टेंट लाइन ये है। जब उस पोयम को वहाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको याद होना चाहिए कि सर ने कौन सी लाइंस बताई थी जो इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए मैं ज़्यादातर टीजीटी और पीजीटी के राइटर पे ही फोकस कर रहा हूँ, स्पेशली टीजीटी वाले पे। आप देखेंगे जितने भी फिगर आप इस बीच मैंने बताया, वर्ड्सवर्थ के खूब एग्जाम्पल लिए, फिर मिल्टन का भी लिया,
शेक्सपियर का खूब लिया, सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप वहाँ एग्जाम जब मैं पूछूँ तो आप बहुत हमें अच्छे से बता सकें, है ना। ये कोशिश है मेरी, ठीक है। अब उसके बाद से जो है एक दो एग्जाम्पल, चूंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी जूनियर का एग्जाम देने वाले लोग हैं उनका भी भला सोच लेते हैं थोड़ा सा, और ये जानना चाहिए आपको। ये दो दो मैं मेरा खुद पर्सनली मतलब मानना है, ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। ये प्रोज के एग्जाम्पल में लेने जा रहा हूँ और आपको बताना है किस प्रोज राइटर का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बहुत ही फेमस है इसलिए बता रहा हूँ। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, मुझे लग रहा है लिखने की जरूरत भी नहीं है। Some books- हाँ कोई हाँ बिल्कुल, बहुत सही। तो कोई मुझे सुना दो, सुनाओ आप ही लोगों में से कोई। Some books are tested, some books are chewed, और some books are digested. थोड़ा सा बीच वाला गायब हो गया। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, रुक जाइए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, नोट करते जाएं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टेस्टेड आया है, some books are to be tested, ये है। फिर उसके बाद क्या है, swallowed। फिर उसके बाद क्या है, chewed, एंड सबसे फाइनली digested। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल। पहले टेस्ट किया, फिर swallow किया, मुंह में डाला, फिर उसके बाद उसको चबाया और फिर डाइजेस्ट कर गए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि नहीं है? जी सर। और मीनिंग भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, क्या बोल रहे हैं सौरभ? जी सर, ये इनका जैसे आप स्टडीज है उन्हीं का है ना? हाँ बहुत सही है, एकदम सही है। आप स्टडीज है, ऐसे का नाम है, ठीक है। और फ्रांसिस बेकन, अब फ्रांसिस बेकन की नाम मैंने बहुत पर्पजली लिया है। अभी हम थोड़ी देर बाद इनके बारे में और बात करेंगे और तब देखेंगे कौन बताएगा। आगे बढ़े जी, एक और इनका एग्जाम्पल है, वो भी बताना है। सबने नोट कर लिया ना अभी जो बोला था मैंने? किसी का छूट गया कुछ? यस सर। हाँ, सम बुक्स आर, ये रट लो आप लोग, इसलिए कि जिंदगी में आप स्टडीज का जब एग्जाम्पल, किसी बच्चे को पढ़ाने की बात होती है, कौन से बुक पढ़े, कैसे पढ़ो, तो उस समय एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। हाँ, और अक्सर जितने भी ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं इसको तो रटे रहते हैं सब लोग। हाँ, तो कुछ चीज़ें तो इंग्लिश के आप स्टूडेंट हैं ये पता चले, इसलिए रटने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो ज़रूर रटनी चाहिए। हालांकि ये मैं अपनी लाइफ में खुद इस मामले में बहुत असफल हूँ। मैं बहुत पढ़ा हूँ लेकिन रटा बहुत कम हूँ। लेकिन अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो पढ़ा हूँ उसको धीरे धीरे रट डालूँ सब। हाँ, रीडिंग मेक्थ, ये भी बहुत बढ़िया है। रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, रीडिंग आपको फुल मैन बनाती है। और अगर आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, तो ये आपको रेडी मैन बनाती है। और सबसे फाइनली एंड राइटिंग, और जब राइटिंग करते हैं आप तो राइटिंग क्या आपको करती है? एग्जैक्टली, ये तो लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर किसी को याद रखना चाहिए। अक्सर टीचर तो बहुत बताते हैं कि देखो हमने आपको जो बताया बस सुन लिया तो उससे काम बनने वाला है नहीं, है ना। वो तो आप, ऐसा कहा जाता है ना, जितनी भी चीज़ आप सुनते हो 1 घंटे बाद उसका केवल 60% बचता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो कम होने लगता है। जब उसी बात को किसी से डिस्कशन कर लेते हो तो वो काफ़ी हद तक आपके माइंड में रहता है। जब किसी से बात करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी पूरी आइडियाज़ नहीं बनी रहती है। और जब उसी चीज़ को लिख लेते हो, लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो, तो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो ये हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है, इसको आपको रखना है आप सभी को। ये भी आप स्टडीज का ही है, बेकन का। और ये बताने का एक और रीज़न है कि अभी आप ना, जब बाद में हम अगला पढ़ेंगे इसके बाद या उसके एक बाद और आ सकते हैं, तो एफोरिज्म का एग्जाम्पल है। अभी आप सब लोग याद कर लो कि ये एफोरिज्म का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। एफोरिज्म भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये उसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जब आप बहुत कम शब्दों में कोई बात कहें, ठीक है, जो कि मीनिंग दे, जिसको बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, तो उसको एफोरिज्म बोलते हैं।
विटी स्टेटमेंट, हाँ एफोरिस्टिक स्टाइल। हाँ बिल्कुल, इसे एफोरिस्टिक स्टाइल बोलते हैं। और आप ध्यान रखना कि फ्रांसिस बेकन अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए ही जाने जाते थे। एफोरिज्म को आप एक और शब्द है अडेज, ठीक है, कंडक्ट नहीं है सर, कंडक्ट स्टाइल। हाँ कंडेंस्ड स्टाइल कह लीजिए। अडेज मतलब कहावत की तरह, इनकी हर बात जो है बोलते हैं कहावत की तरह है, और उसे आप डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं। इनकी एक लाइन को आप एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, यहाँ तक कि एक लाइन पे एक पूरी स्पीच दे सकते हैं घंटों की। इसी को बोलते हैं अफोरिज्म, ठीक है, अडेज, ठीक है। क्योंकि अभी ना बहुत आपको ना कन्फ्यूजन बाद में क्रिएट होने वाला है। अभी तो आप बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। हालांकि एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कि कल आप एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे जब कंट्राडिक्ट आपको करना होगा ना, तो सिर्फ एग्जाम्पल ही आपको बचा पाएगा कि एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, उसके एग्जाम्पल देखो, फिर कंपेयर करो कहाँ से अंतर आ रहा है। अच्छा, दो और एग्जाम्पल हैं हमारे पास, चूंकि ये भी आपके अभी सिलेबस में है तो इनको भी देख लीजिए। और बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत ही फेमस पोएम भी है। अब आपको बताना है कि कहाँ से है। आई स्पेक अ मिस्ट, आई स्पेक अ मिस्ट अ सेप, ठीक है, बस इतना ही। और भी लाइन है, आई विश्ड, इसके बाद है आई विश्ड एंड स्टिल इट नियर्ड एंड नियर्ड, ठीक है, स्टिल इट नियर्ड एंड नियर्ड। तो अगर सिर्फ इतनी की बात करें हम, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है क्लाइमेक्स का। कोई बता सकता है स्पेक का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे स्पेक का मतलब होता है डॉट, ठीक है, स्पॉट। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एक स्पॉट दिखा, डॉट दिखा, फिर उसके बाद हमें कुछ मिस्ट दिखाई दिए, ठीक है, फिर उसके बाद एक शेप बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी, ये राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का है, कॉलेरिज का। कॉलेरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर ना, आप सभी चाहे टीजीटी के स्टूडेंट हो, चाहे पीजीटी के स्टूडेंट हो, चाहे जिस चीज़ के स्टूडेंट हो, आपको राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल माना जाता है। कल इंटरव्यू में कहीं पर भी, कम से कम अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो जो चीज़ बार बार आती है, जो इतना महत्वपूर्ण है, तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए, याद रखा जाए। तो आप जब भी कभी फ्री हों तो इस पोएम को ज़रूर अपने एक्स्ट्रा टाइम में धीरे धीरे करके पढ़ डालिए, ठीक है। बहुत ढेर सारे फिगर आप स्पीच ये पोएम लिया हुआ है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, बाकी और मेरे पास बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अब उनको नहीं कराऊंगा क्योंकि वो आपके टीजीटी पीजीटी के राइटर नहीं हैं, है ना, तो इसलिए मैं उनको नहीं कराना चाह रहा हूँ। और आएंगे तो आप उनको कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर पहचान ही लोगे। पोएम की लाइन पूछनी है नहीं, तो इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि सभी को अभी तक क्लाइमेक्स और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए इस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही साथ पोयम या फिर जो प्ले है उसकी लाइंस भी याद हो गई होगी, और उन किस वर्क किस कहाँ पे आया है, किसके द्वारा बोला गया है, ये भी याद हो गया होगा। मैं उम्मीद करूँ ये इतने आराम से, इतने अच्छे से चल रहे हैं तो। यस सर। अब हम अगले पे आते हैं जिसका नाम है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स, इसको हम बैथॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितना पॉपुलर क्लाइमेक्स है उतना ये पॉपुलर नहीं है। हालांकि इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लाइमेक्स से ही आता है। इसमें होता क्या, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, आप सब जान ही चुके हो कि ठीक उसका उल्टा है, बस डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, एंटी क्लाइमेक्स कंसिस्ट ऑफ, एंटी क्लाइमेक्स कंसिस्ट्स ऑफ a sudden decline from a serious or sublime idea to a trivial or ridiculous आइडिया। क्लियर है? तो ये क्या है, ये एक तरह से सडन डिक्लाइन है फ्रॉम अ सीरियस और सबलाइम आइडिया टू अ ट्रिवियल और रिडिकुलस आइडिया। यानी आप
कोई बड़ी बात शुरू में बोलो, फिर उससे धीरे 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 आप ये समझ लो सीढ़ी से नीचे की ओर आना। तो पहले खूब बड़ी बात बोली, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बात, एकदम छोटी बात पे आ जाओ आप। ये है एक एग्जाम्पल है, रेप ऑफ द लॉ का एग्जाम्पल है, उसी को लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप के बारे में भी कहा जाता है कि भैया चाहे आप कोर्स में हो या ना हो, लेकिन जरूर पढ़िए। 3 पोएम्स, 3 उनके वर्क को हमेशा बोला जाता है। एक रेप ऑफ द लॉक, 1 मिनट रुक जाइए, रेप ऑफ द लॉक है, एसे ऑन मैन है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। हाँ, रेप ऑफ द लॉक इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि मॉकपिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी इसको ध्यान रखना है, रेप ऑफ द लॉ। ये आगे भी ध्यान रखना है, ये एज ए लिटरेरी डिवाइस के रूप में पूछा जाता है कि व्हाट इज दिस। तो रेप ऑफ द लॉ मॉकपिक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ की जो लाइन है मैं आपको बताना चाहता था, हियर दाउ ग्रेट अन्ना। हालांकि हमको पूरे से काम नहीं है, हम बस वो खोजते हैं जहां से हमारा काम है। whom three realms obey। अच्छा, जब मैं कोई चीज ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं 20 से आके लिखूं तो समझ जाना पहली वाली लाइन को ही मैं पूरा कर रहा हूं, और अगर मैं एकदम शुरू से लिखूंगा तो समझ जाना कि दूसरी लाइन है। दोस्त sometime counsel take and sometimes tea। देख रहे हैं आप? तो ये क्या कह रहा है कि कोई है जो कि जिनका राज चलता है तीनों रियल्म्स पे, यानी तीनों प्रकार की दुनिया है, हेल, हेवन, अर्थ, ठीक है। तीनों प्रकार पे जिसका राज चलता है, कभी कभी जो है उससे लोग काउंसिल लेने के लिए जाते हैं, और कभी कभी टी। मतलब हमें बस यहाँ पे ऊपरी तरह से समझना है, बहुत डीप हम नहीं जा रहे हैं। तो एक पर्सन जो कभी काउंसिल दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, और फिर अचानक एडवाइस से आप टी पे आ गए, तो जो आइडिया है ना वो हाई से लेके लो पे आ गया एकदम, ठीक है। हाई काउंसिल लेना एक बहुत ही सीरियस बात है, टी मतलब आप मजाक, हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका एंटी क्लाइमेक्स का। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, आगे बढ़े जी। Yes, sir. बोल दिया करिए आप लोग। चलिए, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं हम सबसे पहले। इसको, हाँ, पोप ने बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बहुत एग्जाम में आ चुका है। पोप ने फ्रांसिस बेकन के लिए कोई बात बोली है, कोई बता सकता है क्या कि क्या बोला है? एक बहुत ही फेमस लाइन बोला है, और वो वास्तव में एंटी क्लाइमैक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो ब्राइटेस्ट नाम तो कुछ है, लेकिन लाइन ध्यान नहीं आ रही है। वाह, हाँ, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हाँ, एसे ऑन मैन से है वो। हाँ, एसे ऑन मैन, ठीक है, बेकन का एसे ऑन मैन है। और उसी में ये लाइन इन्होंने बोला है। मैं पूरा, और भी कुछ लाइन है तो बस यहाँ से लेते हैं। थिंक हाउ बेकन सिन्ड, चाहे ये भी छोड़ दीजिए, सिर्फ मेन लाइन लिख लीजिए। बेकन के बारे में लिखा उन्होंने, द वाइसेस्ट ब्राइटेस्ट, ये बहुत बार लगभग हर एग्जाम में पूछता है। ब्राइटेस्ट मीनेस्ट, यम ए एन है, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है। पहले उसने बोला कि बेकन वाइसेस्ट है, ठीक है भैया, बहुत ही बुद्धिमान है। ब्राइटेस्ट है, बहुत ही उनके अंदर प्रतिभा है। और ये भी कह दिया कि बहुत ही मीनेस्ट है, बहुत ही नीच किस्म के आदमी है। तो बेकन के बारे में ये बातें आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सही बात है कि बुद्धिमान तो बहुत थे वो, है ना, टैलेंट कूट कूट के भरा था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से इनको मीनेस्ट माना जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिंदगी के अंतिम दिन उनके बहुत अच्छे नहीं गुजरे, बहुत शर्म उनको झेलना पड़ा।
तो फिलहाल वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट, ठीक है, ये पोप ने बोला है। इसके लिए बोला है इनके लिए, फ्रांसिस बेकन के लिए, ठीक है। और भी जो है फ्रांसिस बेकन, और बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन वो आपके टीजीटी पीएचडी के राइटर नहीं हैं, तो मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। एक बस ले लो, ऐसे इन्हीं का ले लो, पोप का ही ले लो, चूंकि पोप जीआईसी में है, बस इसलिए मैं ले रहा हूँ एक और एग्जाम्पल। ये है कि सूनर लेट अर्थ एयर, ये अगली पेज में हमको जाना पड़ेगा। सूनर लेट अर्थ एयर सी टू chaos fall, ये सूनर लेट अर्थ एयर सी टू chaos fall, men, monkeys, lap dogs, parrots perish all। बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल। सूनर लेट अर्थ एयर सी टू chaos fall, मतलब बहुत ही जल्दी, ये अर्थ है, ये हवाएं जो आपको दिख रही, एयर, सी, जितने भी एलिमेंट ऑफ नेचर हैं, सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। और जो मेन है, मंकी हैं, लैप डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो देखिए आइडियाज़ किस तरह नीचे गया है, मेन, फिर मंकी, उससे छोटा, फिर लैप डॉग्स पे आ गया, फिर उसके बाद पैरट्स। तो इस तरह देख रहे हैं किस तरह साइज कम होता जा रहा है, जिनके बारे में बात हो रही है इंपॉर्टेंट। इसी तरह अर्थ, एयर, सी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये भी है। और आप में से कोई बता दें, पोप तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बता सकते हैं कौन सा वर्क है? नहीं, ये रेप ऑफ द लॉक। कोई बात नहीं है, गेस करने से डरना नहीं है, है ना। रेप ऑफ द लॉक कभी कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली ना, ये 3 पोएम्स वास्तव में हैं ही ऐसे कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको टारगेट दे दिया है, जो टीजीटी वाले लोग हैं उनको भी, कि ज़िंदगी में जब भी आपको समय मिले, पता नहीं अगर वैकेंसी आ जाती तब मत ऐसा रिस्क लीजिएगा, लेकिन अगर टाइम जब भी सर आ जाएगी वैकेंसी, आज आ जाएगी। आज कल धरना उठा तो था सर, अनिल ने जेल चले गए हैं, देखिए आज का बोला तो है। चलिए आ जाए वैकेंसी भाई बहुत बढ़िया रहेगा, लोग बहुत परेशान हैं। अब एक अंतिम इसमें कर लेते हैं, इपीग्राम आप सभी ने सुना होगा। तो अब इपीग्राम को करके हम आज की क्लास एंड करेंगे। इपीग्राम हम पढ़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि इसको छोड़ेंगे तो आज ये वाला जो हम कर रहे हैं डिफरेंस के बेसिस पे, वो कंप्लीट हो जाए। तो जो इपीग्राम है, इपीग्राम से आप लोग क्या समझते हैं? इसमें सर जी अचानक से मतलब किसी बात में मतलब बिलीव ही नहीं हो सकता कि ऐसा पॉसिबल है। जैसे सर जी एग्जांपल के लिए वो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मतलब अचानक कोई ऐसी बात कह दी जाएगी जो कि मतलब हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। प्लेजेंट तरीके से कहना। किस चीज को फिर से बोलिएगा? अनप्लेजेंट थिंग को प्लेजेंट तरीके से कहना, ऐसा एपिग्राम जैसे ब्रेविटी के माध्यम से, ब्रेविटी। अच्छा, मतलब चलिए, ब्रेविटी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रेविटी आया, आप लोगों ने बोला, ये बहुत अच्छी बात बताई जिसने बोली। अनप्लीजेंट थिंग को प्लीजेंट तरीके से बोलना, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात बहुत सी चीज़ों पे लागू हो जाएगी, है ना। ब्रेविटी भी बहुत सी कंट्राडिक्शन होता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई जिसने भी बताया, ज्ञान ने बताया ना, कंट्राडिक्शन भी होता है, ठीक है, बहुत सही। तो आप जब इसको पढ़ेंगे ना,
तो ठीक है, ब्रेविटी मिलेगा, कंट्राडिक्शन मिलेगा, और कहीं ना कहीं एंटीथेसिस से लगेगा ये तो बिल्कुल वही बात कह रहा है जैसे एंटीथेसिस कह रहा है। अभी आप बाद में पैराडॉक्स पढ़ने वाले हैं, फिर आप सरकाजम पढ़ने वाले हैं, आयरनी पढ़ने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इनको पढ़ रहे हैं ना तो बहुत दिमाग लगा के, अभी तो हम दूसरा नहीं पढ़ रहे हैं, तो जब दूसरा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में तर्क आएगा कि अरे भाई उससे हम इसको अलग कैसे करें। तो ये बात ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो इसीलिए इपिग्राम को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और फिर जब हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो जब हम सब पढ़ लेंगे तो फिर सबको बारी बारी से एक दूसरे के अगल बगल रख के तुलनात्मक अध्ययन भी कर देंगे ताकि आप समझ लो। तो ठीक है, बहुत ढेर सारी बातें मनोज जी ने, ज्ञान जी ने, सौरभ जी ने, सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और सब लोग बोलिए, मैं चाहता हूं कि एक एक पर्सन जो यहाँ पे है वो जवाब दे, पार्टिसिपेट करे हमारे साथ डिस्कशन में, तब तो फिर मज़ा आएगा। ये इंडिविजुअल क्लास चलाने का मतलब ये है कि बहुत मज़े से, आराम से, टेंशन बिना लिए और ज़्यादा ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। तो इसमें पहले लिख लीजिए कुछ चीज़ें जल्दी से। द टर्म एपिग्राम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, the term epigram comes from the Greek word Greek word जो आता है उसकी एक मीनिंग होती है इंस्क्रिप्शन, उसके लिए आता है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंस्क्रिप्शन, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लीजिए, इंस्क्रिप्शन, कॉमा लगाइए इसके बाद। इंस्क्रिप्शन क्या होता है समझ लीजिए। द टर्म एपिग्राम्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर इंस्क्रिप्शन, कॉमा, फिर लिखिए ब्रीफ पोएम्स। अब उसी को इंस्क्रिप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्रीफ पोएम्स इनग्रेव्ड ऑन टॉम्ब स्टोन्स, ब्रीफ पोएम्स इनग्रेव्ड ऑन टॉम्ब स्टोन्स, छोटा कैसे हो गया, ठीक है, एक मिनट, सेलेक्ट, ठीक है, टॉम्ब स्टोन्स और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अब एक ये हो गया, चाहे तो हाफ हाफ करके लिख सकते हैं। फिर लिखिए और ऑन ऑफरिंग टू द गॉड्स, उसी में लिख लीजिए, और ऑन ऑफरिंग टू द गॉड्स, ऑफरिंग टू द गॉड्स, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था आप समझ लीजिए। जो इपिग्राम की शुरुआत हुई थी ना, सबसे पहले पोयम के रूप में हुआ था, एकदम शुरू से बिगनिंग की बात करिए आप। तो इपिग्राम का यूज इसलिए करते थे कि छोटे छोटे पोएम्स जो है इपिग्राम के रूप में लिखते थे, और स्पेशली इसका यूज होता था टॉम्ब स्टोन्स पे, यानी कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है उसके स्टोन्स पे जो है लिखा जाता था, या कोई मॉन्यूमेंट है कोई, वहाँ पे नीचे लाइन लिखी रहती थी। आप पहले के मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखिए, उनके नीचे 2 या 3 लाइन पोएम की तरह लिखी रहती थी। तो ये उनके मेमोरी में या उनके तारीफ में लिखी जाती थी, या ऑफरिंग होता था, ठीक है। तो ऑफरिंग, जब किसी गॉड को आप ऑफरिंग दे रहे हैं तो उसके रूप में जो पोएम आप लिखते हैं, ब्रीफ पोएम, वो जो है इस रूप में था, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर इसके बाद इसका ट्रेंड बढ़ता गया, प्रोज में भी यूज किया जाने लगा, ठीक है। तो ये आपका एपिग्राम है, और ये हमेशा जो है कंट्रास्ट मीनिंग को जो है देता है। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लाइन में जाइए, लिखिए इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अपरेंट कंट्राडिक्शन, जो कंट्राडिक्शन होगा ना वो एकदम क्लियर दिखेगा। कैरेक्टराइज्ड बाय एन अपरेंट कंट्राडिक्शन इन लैंग्वेज, बोलते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अपरेंट कंट्राडिक्शन इन लैंग्वेज विच causes a temporary shock, SHOCK, which causes a temporary shock, जिससे आप अचानक जो कंट्राडिक्शन आता है ना, तो आप अचानक एक शॉक फील करते हैं, अरे ऐसा भी क्या कहना क्या चाहता है, ये आपकी तरफ एक फीलिंग आएगी।
तो क्या होगा, लैंग्वेज विच कॉजेज अ टेम्पररी शॉक, कॉमा लगाइए, बट अ लिटिल रिफ्लेक्शन, बट अ लिटिल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब विचार, बट अ लिटिल रिफ्लेक्शन डिस्क्लोजेज अ डीपर मीनिंग, डिस्क्लोजेज अ डीपर मीनिंग। अ लिटिल ऑब्जर्वेशन डिस्क्लोजेज या लिटिल रिफ्लेक्शन डिस्क्लोजेज अ डीपर मीनिंग। सबने नोट कर लिया इतना जी? Yes, sir. तो आपने तीन बातें देखी अपने डेफिनेशन में कि ये अपेरेंट कंट्राडिक्शन है, जो कंट्राडिक्शन एकदम साफ साफ आपको दिखाई देगा, और वो कंट्राडिक्शन ऐसा होगा कि आपको एक टेम्पररी शॉक फील होगा, अरे ऐसा कैसे, आप तुरंत एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं रहोगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करोगे, तो आपको बहुत ही डीपर मीनिंग समझ में आएगी, अरे ये बात कहना चाहता था ये, तब आपको लगेगा अरे वाह पोएट ने क्या बात कह दी, है ना। तो ये यहाँ पे है। अब हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको लेके बताने वाले हैं। अगर मैं बोलूं कि अवर एंटागोनिस्ट इज अवर हेल्पर, अवर एंटागोनिस्ट इज अवर हेल्पर, तो आप यहाँ पे तुरंत जो सुनेगा वो गुस्सा हो जाएगा कि अरे ये क्या बात आप कर रहे हैं। एंटागोनिस्ट मतलब दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे बारे में हर समय उल्टा सीधे बातें करता है, वो हमारा एक तरह से क्या है, अवर एंटागोनिस्ट इज अवर हेल्पर है, सॉरी एनिमी मैंने लिख दिया। तो आप जो दुश्मन है, जो 10 लोगों से मेरी बुराई कर रहा है, वो हमारा हेल्पर कैसे हो सकता है। ठीक है, ये एडमंड ब्रूक की लाइन है, रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, तो वहां पे ये बोल रहे हैं कि अवर एंटागोनिस्ट इज अवर हेल्पर। तो आप बताइए भाई, कोई क्या मुझे समझा सकता है कि यहाँ पे एकदम कंट्रास्ट आइडिया है, अपेरेंट कंट्राडिक्शन दिख रहा है, और आप जब इसको सुनोगे तो एक टेम्पररी शॉक फील होगा, लेकिन क्या आप डीपर मीनिंग को बता सकते हो जो ये कहना चाहता है? एनीवन? सर वो हमारी बुराइयों को बता रहा है, तो उससे हमको पता चला हम क्या लेकिन है, क्या लाइकिंग है, क्या कमी है ना। तो जो हमारा एंटागोनिस्ट होता है कई बार, तो सबसे बड़ी बात एंटागोनिस्ट को कई बार कबीरदास जी की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि क्या है लाइन, कोई बता सकता है? आंगन कुटी छवाए करके आंगन कुटी छवाए ये वही लाइन है ना। इंग्लिश में हमारे लोग बहुत पहले कह गए, ये लोग 18वीं 19वीं शताब्दी में बोलते हैं, अंग्रेजी में, यहाँ हिंदी में संस्कृत में बहुत पहले बातें कह दी गई हैं। तो मतलब यह है कि जो एंटागोनिस्ट होता है वो केवल आपकी कमी देखेगा, सबसे बड़ी बात है। तो जब कमी देखेगा, इसका मतलब आप हर समय एक ऐसे पर्सन को फ्री में सर्विस पा रहे हैं, ऐसे पर्सन का जो बता रहा है देखो भैया यहाँ कमी है, इसको सुधार लो, यहाँ कमी है, यहाँ सुधार लो। वो सुधारने को तो नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको ये सोचना है, अच्छा इसने ये कमी बताई, अब इसको सुधार लो, ये कमी बताई, इसको सुधार लो। तो जितनी वो आपकी बुराई करेगा, उतनी ज़्यादा आपको कमियां पता चल रही हैं और आप उनको सुधार सकते हो। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अभी जो मॉडर्न सोसाइटी बन गया, हम इतना टेंशन में रहते हैं कि हर कोई बोलता है कि बुरे लोगों से बचे रहो। ठीक है, तो आजकल के समय तो मैं फिलहाल आपको खुद गाइड नहीं करूंगा कि ऐसा करना आप लोग हैं, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आपका एग्जाम बहुत करीब है, तो ये वाली एडवाइस बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब हमें गोल पाना है अभी तुरंत, तो उस समय निंदक को पास में मत रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरह से आपने देखा कंट्रास्ट के द्वारा बहुत अच्छी मीनिंग दे रहा है, और ये सही बात है। एक और बहुत अच्छी लाइन है, स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट। ये देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है। अब आप कहोगे स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट, यानी स्पीच दिया गया मैन को कि ताकि वो अपने विचारों को छुपा सके। आप ऐसा आप तुरंत बिल्कुल हो जाओगे, ऐसा कैसे भैया, जब तो हम स्पीच का यूज करके तो अपने आप को बताते हैं। भाई हम कहीं बोलते हैं तभी तो हमारे बारे में लोग जानते हैं, हम अपने बारे में लोग को बताते हैं स्पीच का यूज करके। लेकिन ये कह रहा है कि स्पीच का यूज इसलिए दिया गया है मैन को, स्पीच की क्वालिटी, ताकि वो अपने विचारों को छुपा सके। कोई बता सकता है क्या कहना चाह रहा है? ये सही बात है कि गलत बात है? और ये बातें अक्सर सही होती हैं जो ये बोलता है एपिग्राम।
सही बात है सर जी। जैसे कहते हैं कि स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। तो यहाँ पे तो फिलहाल स्पीच की बात कर रहा है ना, कह रहा है तुम आप जो बोले उसमें तो ये हो रहा है कि चुप होके अपनी बात को चुप रहोगे तो ठीक रहेगा, ज़्यादा आपके बारे में उल्टा सीधा बातें आएंगी नहीं, कोई सोचेगा नहीं। अब मुंह खोल दोगे तो सिर्फ गड़बड़ कर दोगे, तो शांति रहो। लेकिन यहाँ तो ये बोल रहा है मुंह खोलो, लेकिन उसके बावजूद इससे तुम क्या कर सकते हो, अपने थॉट को छिपा सकते हो। तो ये एक्चुअली ना ये डिप्लोमेटिक यूज ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर हम लैंग्वेज को भी हमें बहुत ही डिप्लोमेटिकली यूज करना है, अगर हम लैंग्वेज को डिप्लोमेटिकली यूज कर रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि लैंग्वेज के द्वारा ही अपनी बहुत सी चीज़ों को छुपा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपनी बात कहें कि हमें ये सोचना है कि कौन सी बात हमें एक्सपोज करनी है, कौन सी बात को एक्सपोज नहीं करनी है, और इस तरह से करनी है कि जो चीज़ आप नहीं कह रहे हैं, कई बार आप साइलेंट हैं लेकिन आपके बारे में पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं, लेकिन जब आपने मुंह खोला, अपना इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया कि डिप्लोमेटिक तरीके से कि जो बात आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो भी बोलना छोड़ दें और आपके बारे में केवल पॉजिटिव चीज़ें जाए। ठीक है, तो आप अपनी बहुत सी चीज़ों को छुपा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पीच की विशेषता होती है, लैंग्वेज को जो जिस तरह से यूज कर सकता है उसके डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो है आगे बढ़ते हैं हम, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे फूल्स रस, इपिग्राम से तो भरा हुआ है। लैंग्वेज का मतलब कोई भी चीज़ ऐसी बोल दीजिए। और चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन वर्ड्सवर्थ ने बोला है, किस पोएम में बोला है? एनीवन? 3 पोएम्स है, द हर्ट डीप, एक और है इंडिमेशन, इमॉर्टली ओल्ड, और एक और है रेनबो। 3 में। चलिए बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा अध्ययन कर डाला है। माई हार्ट लीप्स अप। ठीक है, मुख्य रूप से अभी यही पोएम आप लोग ध्यान रखिए, और फिर जो आगे की हम 2 पोएम पढ़ाएंगे तो फिर दिखाएंगे कि वहां कैसे यूज हुआ है। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो दूसरे सेंस में देखा जाए कि चाइल्ड जो है उसके मन में कोई कपट नहीं होता है, तो ये एल्डर्स को भी बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, तो आप एक बच्चे से देखिए कि छोटा बच्चा है, जिस तरह से जो है नेचर के प्रति या जिस तरह से हर चीज़ को बोलता है, कहता है, ठीक है, कोई कपट की फीलिंग नहीं होती है, तो वो बहुत से मामलों में आपको सिखा भी सकता है। ठीक है, और एक दूसरा मीनिंग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक चाइल्ड की तरह हमें नेचर के प्रति जो है सोचना चाहिए, हमें नेचर को प्रशंसा एक चाइल्ड की तरह करनी चाहिए, मतलब बिना किसी तर्क के, बिना किसी सोच के। जैसे छोटा बच्चा है बिना किसी तर्क के बात करता है, वैसे ही हमें नेचर में बिना किसी तर्क के बिलीव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेचर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। तो आगे जब पोएम पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ लिख लें, माई हार्ट लिव्स अस, लीप्स अप। ठीक है, माई हार्ट लीप्स अप। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत है? शेक्सपियर साहब को तो हमने लिया ही नहीं, शेक्सपियर के बिना तो काम होगा ही नहीं। शेक्सपियर जी ऐसे हैं कि वो हर जगह आ जाते हैं। मैं बता रहा हूं, बताना है आपको। स्वीट आर, बस 2-4 मिनट और पढ़ते हैं। स्वीट आर द यूसेज। बहुत सही, बहुत सही। किसने बोला? मनोज जी ने बोला। बहुत अच्छी कोशिश है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये किसका है? एज यू लाइक इट का है। बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं फिर एक अगला क्वेश्चन है कि किसने बोला इसको, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछेगा कि ये आ भी चुका है कई बार और आ भी सकता है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, बताओ। रोजालिन सर। रोजालिन ने नहीं बोला है। ये ड्यूक सीनियर ने बोला है। ड्यूक सीनियर, याद रखना, रोजालिन के पिताश्री। क्लियर है? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और अगर इस पे भाषण देने के लिए कह दिया जाए तो 1 घंटा तक आप भाषण दे सकते हो। चलिए एक फाइनली 1-2 और बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो छोड़ते नहीं हैं। जो टीजीटी के राइटर हैं उनको तो देख ही लो, कम से कम एग्जाम्पल देख लो। अब आपको ये जल्दी से बताना है कहाँ से है। दे आल्सो
जॉन मिल्टन सर। जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अरे वाह, Blindness, आप लोग तो पहली लाइन बोलते हैं बोल लास्ट रहे लाइन है भाई। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, तो ये किसका है? ये जॉन मिल्टन का है, और आप उसकी लास्ट लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु स्टैंड एंड सर्व। ठीक है, तो लगभग हमने कर लिया। अच्छा, एक और पूछ रहा हूँ, बताइए, पहले सुन लीजिएगा, हड़बड़ी नहीं है। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। बताइए, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। भाई अपनी माइक ऑफ रखें आप लोग, किसी की तरफ से आवाज आ रही है। आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड, ये याद रखना, ये हैमलेट का है। ठीक है, हैमलेट शेक्सपियर। ठीक है, तो लगभग हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। एक और एग्जाम्पल है, कुछ और जल्दी जल्दी देख लें, बस अब नोट ही करते जाएं, नहीं तो बाद में आप लोग वीडियो से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, ये बहुत ही ठीक है। इन माई बिगनिंग इज माई एंड, ये किसकी लाइन हो सकती है? तो नोट कर लो जल्दी से, इलियट की लाइन है। टी.एस. इलियट टीजीटी के बहुत बड़े राइटर हैं। ठीक है, और ये किस पोयम से है? ईस्ट कोकर, नोट कर लें, ईस्ट कोकर। ठीक है, दो और है, जल्दी जल्दी, एक और है, जल्दी से देखिए। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो। हु नेवर, जो जानता नहीं दुश्मन कैसे बनता है, वो फ्रेंड कैसे बना लेगा? हु नेवर मेड अ फो, फो मतलब होता है दुश्मन, एनिमी। ही मेक्स नो फ्रेंड्स हु नेवर मेड अ फो, वो व्यक्ति कोई भी दोस्त नहीं बना सकता जिसने कभी दुश्मन ही ना बनाया हो। ठीक है, बताइए किसकी लाइन हो सकती है? दो लिख रहा हूं, तब एक साथ बता दो। ही इज ऑल फॉल्ट, FAULT, ही इज ऑल फॉल्ट हु हैथ नो फॉल्ट एट ऑल, हु हैज, बहुत बड़ी लाइन है ये तो आप लोग को याद कर लेना चाहिए, नो फॉल्ट एट ऑल। यानी वो व्यक्ति तो एकदम से खूब फॉल्ट ही फॉल्ट है उसके अंदर, जो कहता है कि मेरे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। ये दो लाइन जो हैं अलग अलग बताना है आप सभी को। 1 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूं, आपको गेस करना है, और थोड़ा मैं देखूं भाई कितने लोग हैं। 16 लोग हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए मुझे कि भाई ये कहाँ से दो लाइन किस राइटर की हो सकती हैं। राइटर भी गेस किया करिए कौन इस तरह की टीचिंग दे सकता है, और लैंग्वेज भी देखना है कि लैंग्वेज कैसा है। देखिए, ये अलेक्जेंडर पोप तो हो नहीं सकते। अलेक्जेंडर पोप की लैंग्वेज आप जानते हो, थोड़ा सा अलग रहती है, हीरोइक कपलेट वाली स्टाइल रहती है, तो वो नहीं। अलेक्जेंडर पोप बहुत ज़्यादा काउंसिल देते हैं, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज उनकी तरह नहीं है। तो अब आपको आना है और कौन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह गेस करना है आपको। शेक्सपियर, ये शेक्सपियर भी नहीं है, ये टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और इनकी पोयम है आइडियल्स ऑफ द किंग। ठीक है, IDYLLS। ठीक है, आइडियल्स ऑफ द किंग, नोट कर लें। ये दोनों पोयम एक ही, दोनों लाइन एक ही पोयम की, आइडियल्स ऑफ द किंग की। नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट। और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। सर कल वाला वीडियो सर नहीं भेजे सर, कल वाला। हाँ, कल मैं ना एक्चुअली कॉलेज जल्दी चला गया, और अभी भी अब हमको ना थोड़ा सा सुबह की ड्यूटी रहेगी, तो ऐसा ही होगा। एग्जाम स्टार्ट हो गया है ना मनोज जी कॉलेज में।